सिद्धार्थ मिश्रा, जो प्रोक्योरमेंट में तकरीबन 10 से तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं विद इन द different angles of the industry, different multinationals, being through the consumer durables to freight forwarder and now to a MNC in the building and metal products. So आज सुनेंगे सिद्धार्थ भाई की कहानी पूरी, कहाँ से आते हैं सिद्धार्थ भाई और क्या सिद्धार्थ भाई के स्किल सेट हैं, कैसे सिद्धार्थ भाई यहाँ पहुंचे हैं. तो ओवर टू यू सिद्धार्थ, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विकास एंड ये बहुत बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें एटलीस्ट हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं एंड दैट कैन बी हेल्पफुल टू राइट. पीपल बिकॉज दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें अगर हम कई चीज़ें जो हैं उनकी क्वेश्चंस है उनको एक एक एटलीस्ट पाथ बता राइट. सकेंगे कि दिस इज राइट दिस इज राइट. रॉन्ग सो दैट्स रियली गुड स्टार्टिंग विद राइट. माय इंट्रोडक्शन मैं इलाहाबाद से हूँ और मेरी स्टार्टिंग जो है आर्मी बैकग्राउंड की होने की वजह से मैं ऑल ओवर इंडिया हम्म. मोस्टली नॉर्थ साइड में और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मैंने किया है राइट. अ, राइट. काफ़ी एरिया फिर मेरा पंजाब कश्मीर और उसके बाद अहमदाबाद अम्बाला तो मैं काफ़ी जगह राइट. ट्रैवल किया और अ, मैंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की उसके बाद फिर राइट. ग्रेजुएशन जो मैंने किया वो बायोटेक्नोलॉजी में किया वो मैंने पुणे से किया आफ्टर दैट आई ओके. आई थॉट ऑफ चेकिंग व्हाट विल बी द प्रोस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया और उसमें जब आगे देखा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है दैट इज मेन पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो आर एंड डी हम्म. जो है इंडिया में डेवलपिंग फेज पे थी उस टाइम पे और इतना पोटेंशियल नहीं था विद रिस्पेक्ट राइट. टू कैरियर सो आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर आप उसमें एक अपना आगे फ्यूचर देखना चाहते हो तो क्या वो उतना वो आपके हिसाब से है कि नहीं तो उसकी वजह से फिर मैंने एमबीए किया और एमबीए राइट. मैंने इंटरनेशनल बिजनेस से किया और उसमें मुझे इंटरेस्टिंग ये था कि वो काफ़ी वाइड फील्ड है और चैलेंजिंग फील्ड है तो मैंने फिर राइट. पढ़ाई भी जो लास्ट जो मैंने अपना रिजॉर्ट था स्टडी का वो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस का रखा और उसके बाद अ, फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया और फिर मैं उसी में फिर कैरी फॉरवर्ड करता गया मैंने कोशिश की कि मैं स्टार्ट एक प्रॉपर फाउंडेशन से करूं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर समवेयर सप्लाई चेन से रिलेटेड हो तो वो प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला तो उसके बाद फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करता गया डिफरेंट वर्टिकल्स मैंने स्टार्ट किए सप्लाई चेन के पहले इंपोर्ट में काम किया फिर उसके बाद डोमेस्टिक लॉजिस्टिक में काम किया फिर अ, एक एक प्रॉपर एक्सपोर्ट कैसे होता है मटेरियल का इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किया फिर उसके बाद कंसल्टिंग में काम किया जिसमें अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने रहते हैं आपको कई वर्टिकल्स चेक करने पड़ते हैं जो कि प्रोसेस को इन्हांस करे तो वो चीज़ें की अराउंड 5.5 years उसके बाद अब एज अ मैं एज अ मैनेजर काम करता हूँ जिसमें मैं पूरा प्रोक्योरमेंट की फ्रेमवर्क कैसे होगा एक एक कंपनी का वो मैं डिफाइन करता हूँ पॉलिसीज क्या होनी चाहिए हिकअप्स है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और देयर इज अ टीम अंडर मी वर्किंग आउटसाइड इंडिया सो मैं उनके कोई भी अगर चैलेंजेस रहते हैं डे टू डे विद रिगार्ड टू सिस्टम एंड रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग वो चीज़ें फिर मैं कंसल्टिंग के साथ में मिलके सॉल्व करता हूँ सो ये थी मेरी शॉर्ट ब्रीफ जर्नी की एंड दैट्स द वे थिंग्स गोज ऑन जब आप एक पर्टिकुलर बहुत सारे जर्नी सवाल, पे बहुत सारे सवाल, हाँ अजय बहुत सारे सवाल हैं आज. अभी सिद्धार्थ ने हाँ बताया कि आप बायोटेक करने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करने गए. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ करियर कैसे चुना, मतलब एक बायोटेक का अगर स्टूडेंट मैं बोलूँ वो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को मास्टर्स में लेके जाता,
तुमने कैसे अपने आप को चुना कि तुम एमबीए करोगे, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस है? ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट काइंड के कोर्स लगते हैं मेरे को। हाँ। अ, अभी क्या होता है ना कि देर इज ऑलवेज एक एक चमक रहती है एमबीए की, कि इफ इफ वी आर प्लानिंग टू गो इनटू बिजनेस तो एमबीए कर लेते हैं। बट एमबीए मेरा सेलेक्ट करने का जो मेन रीजन था, वो मैंने काफी रिसर्च किया था। जब मैं लास्ट ईयर में बायोटेक्नोलॉजी का था, तो मुझे जब ये समझ आया कि इवन माय सीनियर्स हु आर इनटू मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर अल्टीमेटली चूजिंग फॉर एमबीए, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हम्म। अगर आप मास्टर्स के बाद फिर डबल मास्टर एक फिर से कर रहे हो एमबीए, तो क्या उसका रीजन हो सकता है? तो देन दे सेड कि एमबीए इज, अगर आप अल्टीमेटली किसी बिजनेस को रन करना चाहते हो तो आपको बिजनेस काम कैसे करता है वो समझना पड़ेगा, और फॉर दैट एमबीए इज वेरी गुड। तो मेरा फिर माइंड उस तरफ गया, मैंने रिसर्च भी किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एंड फॉर दैट रीजन मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट R&D इतना नहीं है अवेलेबल जो कि मुझे चाहिए था, तो फिर मैं एक ट्राई करता हूँ एमबीए का। फिर वहां से फिर स्टार्ट हो गया जर्नी मेरी एमबीए की, फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया मैं। पर ये इलाहाबाद में रहते हुए कभी सोचा था एमबीए करोगे और ये बायोटेक की तरफ निकलोगे? लाइफ में सोच के चीजें मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सोच की चीजें कभी नहीं होती हैं। आपको अ, आप ये विजन रख सकते हो कि मुझे क्या करना है, बट आपको साथ में अनसर्टेनिटी हमेशा एक, यू हैव टू वेलकम अनसर्टेनिटी एट एनी लेवल। सो एट फॉर दैट आप आप प्रिपेयर रहो, आप खुद को प्रिपेयर करके चलो कि अगर ये नहीं तो फिर प्लान बी क्या हो सकता है। सो मेरा वही था कि राइट। जब मुझे समझ आया कि प्लान ए विल नॉट लीड मी टू अ लॉन्ग वे, तो फिर मैंने प्लान बी फिर सेलेक्ट किया। तो सोच के मैं अभी भी कुछ नहीं करता हूँ। आई लिव द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डे, सो आई नेवर, आई हैव अ फ्यूचरिस्टिक माइंड बट आई नेवर थिंक अबाउट फ्यूचर, एंड आई डोंट रिग्रेट अबाउट पास्ट। तो दोनों को मैं राइट। मेरे साथ होते हैं, बट मेरा इम्पैक्ट जो होता है वो दैट इज द प्रेजेंट डे। जो एक पर्टिकुलर डे में मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, कितना अपने आप को राइट। अच्छे से काम कर सकूं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। मेरा बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो विजन रहता है, वो कभी भी एक मिशन नहीं होता कि शॉर्ट टर्म्स में मैं सोचूं किसी चीज को। राइट। बहुत डिफरेंट सा सवाल है कि कितने तकरीबन 10 साल हो गए प्रोक्योरमेंट में? हाँ, 10 साल हो गए। दस दस 10 साल। 10.5 years दस हो रहे हैं। साल क्या मोटिवेट कर रहा है ऐसा? कुछ तो मोटिवेट कर रहा होगा अंदर से बहुत कि बहुत ज्यादा इसी मोटिवेशन है। कि मोटिवेशन तुम्हारे बहुत तुम्हारे ज्यादा है। करियर को देखूं, तुम्हारे करियर ग्राफ को मैं देखूं, तो तुम ड्यूरेबल्स में शायद एसएनओपी कर रहे थे आई थिंक, उसके बाद तुम प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद तुम फ्रेट फॉरवर्डिंग कर रहे थे, उसके बाद तुम प्रोक्योरमेंट कर रहे थे ऑफ साइट काइंड ऑफ, और अभी फिर से तुम प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। तो करियर चॉइस को लेके तुम्हें नहीं लगता है कि मतलब बहुत सारे एंगल्स तुमने टच पॉइंट्स कर लिए हैं, काइंड ऑफ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन काइंड ऑफ है, कि अब किसी और एक पर्टिकुलर एम की तरफ सिद्धार्थ मिश्रा बढ़ रहे हैं? पर्टिकुलर एम तो है सर्टेनली, रहता है, सबका होना चाहिए एक पर्टिकुलर एम, अदरवाइज आप एमलेस रहोगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। मेरा एम जो है पर्टिकुलरली, जैसे स्टार्टिंग में बताया विकास आपने कि मैं कई वर्टिकल्स टच किए, वो अ, मुझे मिलते गए। मैं क्या था कि आई आई ऑलवेज वांट टू लर्न समथिंग। सो जब लर्निंग का एक माइंडसेट होता है ना, तो फिर आप एक सर्टेन टाइम के बाद में योर ब्रेन स्टार्ट पिकिंग की कुछ अब नया लर्न करो। बट मेरा राइट। आउट ऑफ द बॉक्स लर्निंग से पहले था कि मैं अपने जो फंक्शन है, जो सप्लाई चेन है, उसके हर एक पार्ट्स को टच करूं। एंड अल्टीमेट गोल एम यही रहता है कि बी ऑन द वेरी गुड पोजीशन इन 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 एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोक्योरमेंट डिवीजन। बट फॉर दैट, वो मुझे स्टार्टिंग से पता था कि फॉर दैट यू हैव टू नो एवरी बिट्स एंड पीसेस। अदरवाइज आप जब किसी चीज को सोचोगे हायर लेवल पे जाके, तो आप छोटी पूरे वर्टिकल्स जो हैं सप्लाई चेन के, वो बहुत वास्ट हैं, वो आप कई वर्टिकल्स आपके छूट जाएंगे। तो मेरा यही हमेशा से राइट। ऑब्जेक्टिव रहा कि मैं सारे वर्टिकल्स को टच करूं, और फिर जब मुझे हम्म। सारी इंफॉर्मेशन या फिर सारी नॉलेज हो जाए, गैदर कर लूं, तो फिर वो फिर
ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए और फिर डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वो यूज कर सकूं और मुझे समझ आए। Otherwise, राइट if you are stuck to one vertical, you are not going to have a wider eyes for your function. So राइट वो मेरा हमेशा से, मतलब वो मुझे मिलता गया और मैंने उसको मैंने हमेशा से कोशिश भी की कि मुझे कुछ नया मिले। तो इन दैट रिगार्ड, राइट मोटिवेशन के बारे में जो आपने पूछा, तो मोटिवेशन पहले दो टाइप से होता है। पहला होता है मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए। राइट So motivation is a kind of thing which comes from your own inner self. Then second thing is external motivation. So inner motivation के लिए ना आपको थोड़ा सा हर चीजों के लिए ना खुश रहना पड़ेगा कि whatever you are getting is good, and that in that way you will be happy and not regret कि भाई जो मुझे मिला है वो कम है। जो मिला है उस पर आप संतुष्ट जब रहोगे तो फिर आप मोटिवेटेड रहोगे। थोड़ा रहोगे, ज्यादा नहीं। फिर कई चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जो आपको फिर ज्यादा मोटिवेशन देगी। जब आप संतुष्ट रहोगे तो फिर चीजें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। और मोटिवेशन मेरे लिए यही है कि मैं मेरा हमेशा से लर्निंग माइंडसेट था और मुझे लर्निंग कंटिन्यूअस मिलती ही जा रही है, क्योंकि सप्लाई चेन इज वेरी डायनेमिक फील्ड। इट नेवर गेट्स ओल्ड, ऑल्दो इट इज द ओल्डेस्ट, बट इट नेवर गेट्स ओल्ड। इट ऑलवेज गेट a राइट new cloth, a new something coming up, and the people working in supply chain always keep moving, so they cannot stay at one place. तो वो चीजें जो है सप्लाई चेन की, वो आपको मोटिवेटेड राइट ही रखेंगी until unless आप आपको लगे कि भाई कुछ ज्यादा ही चेंजेस आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक सर्टेन टाइम के लिए चेंजेस आते हैं और वो आपको मोटिवेटेड करने के लिए आते हैं कि आप हमेशा लर्निंग माइंडसेट से रहो। और जैसा करंट सिस्टम चल रहा है या करंट सिनेरियो चल रहा है, वो आप उसके साथ पेस रहो। अदरवाइज अगर आप नहीं वो करोगे तो फिर आप पीछे छूट जाओगे। राइट राइट सिद्धार्थ भाई, आज बहुत मतलब है कि जो ग्रोथ माइंडसेट की बात की आप तुमने, तो मेरे को ऐसा लगता है ग्रोथ किस किस पर्सपेक्टिव में ग्रोथ देख रहे हो आप, मतलब ग्रोथ काइंड ऑफ की स्किल डेवलपमेंट तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया इन 10 सालों में, ग्रोथ तुम उस तरह से देख रहे हो कि क्या तुम अपने आप को फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल और बेटर बना पाए, किस वे में आपको जो तुमने अभी जो संतुष्टि की बात की कि आपको एक एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, इनर सेल्फ से आता है वो भी, तो क्या वो मनी वाली साइड की में ज्यादा है या सेल्फ अपने वर्क के लिए अपनी स्किल इंप्रूव करने के बाद वाला सेटिस्फेक्शन है अभी? मुझे मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, राइट और एक मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन राइट जैसे मैंने बताया कि वो आपके अंदर से आना चाहिए। संतुष्टि आपको आपके काम से लेके आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मतलब अब एक मूवी आई थी, थ्री इडियट्स, उसमें बताया गया था कि कामयाबी के पीछे भागो और फिर उसके बाद मत भागो। आप एक स्किल सेट के अपने अपने को बेहतर करने पीछे के वाला। लिए कोशिश करो। कामयाबी राइट आपके पास अपने आप आएगी। एंड कामयाबी के साथ राइट आप मॉनेटरी बेनिफिट भी आता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि बी हैप्पी वॉट एवर यू आर डूइंग। डोंट बी राइट हैप्पी विद मॉनेटरी बेनिफिट्स, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स जो होते हैं वो बड़े अ, अ, आपको शॉर्ट टर्म है। किसी ऐसी सिचुएशन, शॉर्ट टर्म में है और आपको किसी ऐसी सिचुएशन में लेके जाएंगे, देन देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स एज वेल फॉर दैट। तो आप जब आप अपने आप को इतना अच्छा कर लोगे, इतना बढ़िया से अपने आप को डेवलप कर लोगे, तो राइट monetary benefit will always flow, and you don't have to care about monetary benefit at all. Money is important, but ultimately you have to be perfectionist to स्किल। earn that money. Be good in skill, otherwise and be happy as well, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे स्किल सेट भी डेवलप कर रहे हो, आप आपको मनी भी आ रही है, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड with what you are doing, then that's not a balanced life you are living. तो आपको सबसे पहले हम्म। कोशिश करनी पड़ेगी कि अ, आप जो चाहते हो वो मिले। अगर वो नहीं मिला हम्म। है तो जो मिला है उसको आप अच्छे से करो, उसमें हैप्पी रहो, और फिर उसमें आप धीरे धीरे ग्रो करो। आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट अपने आप आएगा। द ओनली थिंग इज कि आपको राइट पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे जल्दी से जल्दी मॉनेटरी बेनिफिट गेन करना है, दैट इज पॉसिबल फॉर श्योर, बट दैट विल ऑल्सो, राइट मेरे नजरिए से फिर वो आपको एक
अ, आपको वैल्यू नहीं समझ आएगी फिर मेहनत के वैल्यू साथ लिसन। में और स्किल सेट डेवलप करने के साथ में जो मनी आती है, आपको फिर समझ आएगा राइट। कि बस मनी इज एवरीथिंग एंड यू विल जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। राइट। कॉर्पोरेट लाइफ में एक एक बहुत बजवर्ड चल रहा है आजकल, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। कैसे देखते हो इस कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस को? बीइंग ए मिडिल, मतलब अगर मैं कहूँ मिडिल मिड मैनेजमेंट काइंड ऑफ, जहाँ पर है स्ट्रेस, मतलब वी कैन नॉट डिनाई कि स्ट्रेस नहीं है। कैसे देख रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस को? हाँ, जहाँ तक मैंने फील किया है कि कोविड के बाद में चीज़ें जो है काफ़ी चेंज हो गई हैं, और वर्चुअल जो वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है उसमें देर इज़ ऑलवेज एक डाउन साइड ये रहता है कि आप आवर्स आपके जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने का अ, थोड़ा सा परेशानी होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का जो मेरा आइडिया है वो सिर्फ ये है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग इन अ पर्टिकुलर डे, put your हम्म। everything into that work, but never be हम्म। indulge in that work so much कि अगर आप सिस्टम या फिर अपना वर्क स्टेशन बंद भी कर दे रहे हो तो उसके बाद भी वो आपके दिमाग में रहे। तो रहे। जब तक आप राइट। 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ वही रहना चाहिए। और फिर जब आप वो काम खत्म कर दे रहे हो तो वो उसके बाद फिर आपके दिमाग में वो ना रहे, फिर आपके दिमाग में डिफरेंट हो कि आपको कहीं वॉकिंग पे जाना है, आपको फैमिली को टाइम देना है, आपको जिम जाना है। दैट इज द राइट। वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेशन फॉर मी। अ वर्क शुड नॉट बी कैरिड विद यू आफ्टर द वर्क इज फिनिश्ड। सो व्हेन यू आर वर्किंग, then you are into work environment, but when you are closing the work, then you should get rid of uh, a burden of work into your mind. So जब तक आपके दिमाग से वर्क बाहर नहीं निकलेगा ना, तो फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं राइट। कर पाओगे। जब आपके दिमाग से निकल जाएगा तो फिर आपको जो भी चीजें करनी है वो आप अपने आप करोगे, और वो अपने आप राइट। आपके माइंड में बैलेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर आप वो हर चीजें करोगे अपार्ट फ्रॉम वर्क, जो कि टाइम मिलने के बाद आप करना चाहते हो। स्टक मत रहो, क्योंकि अगर राइट। आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोशिश करोगे कि मैं फिर से जाऊं, जो काम अधूरा है या फिर जो काम मुझे करना है। दैट इज गुड कि आप इतने डेडिकेटेड हो, बट एक टाइम के लिए जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम दो, ताकि कोई काम बचा ना रहे। और अगर बचा हुआ है तो फिर प्रायोरिटाइज करके नेक्स्ट डे उसको सबसे पहले स्टार्ट करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो काम को। जितना दूर लेके राइट। चलोगे फिर वो आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा, और फिर वो उतना ही आपके दिमाग में इवन इवन वो परेशान काम करें। नहीं हो रहा है तो भी आप परेशान रहोगे कि वो कब होगा। राइट। सिद्धार्थ भाई, एक जनरल क्वेश्चन है कि शादी कब हुई है? एमबीए के बाद हुई है कि एमबीए से पहले हुई है? मेरी मेरी शादी 2017 में हुई है, तो इवन जॉब के भी काफी टाइम बाद हुई है मेरी शादी। तो 4 साल मैंने काम किया, उसके बाद मेरी शादी हुई। राइट। तो And related to marriage, अभी। I would like to emphasize, really like to emphasize that people think that marriage bound their growth. There is nothing like foundation if you are living with someone. So राइट। always think कि आपकी अगर किसी के साथ मैरिज हुई है तो वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, सपोर्ट की। आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ाएगा। आपको कहीं पे भी राइट। अ, ये परेशानी नहीं होगी कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, या फिर वो मैनेजमेंट। आपको आप कहीं स्टक हो गए हो विद मैरिज। सो राइट। व्हेन द टाइम इज राइट यू कैन से यस, एज सिंपल एज दैट। राइट। राइट। अभी कोई और नया सिद्धार्थ मिश्रा कहीं प्रतापगढ़ से या कहीं इलाहाबाद से या कहीं लखीमपुर खीरी से या कहीं से भी आना चाहता है दोबारा कॉर्पोरेट में, या अपना करियर शुरू करना चाहता है कॉर्पोरेट में, तो क्या एडवाइस है उनके लिए? क्या क्या स्किल सेट डेवलप करें वो अपने आप के अंदर? क्या स्किल सेट डेवलप करें वो, ताकि वो इस कंपटीशन में अपने आप को कम्पीट करके आगे लेके आ पाए? क्या एडवाइस है उन नए यंगस्टर्स के लिए? फिर सबसे पहले जरूरी चीज ये होती कि वो कहाँ आना चाहते हैं। कॉर्पोरेट इज राइट। नॉट जस्ट वन सेक्टर। राइट। Corporate is quite vast. It is banking, it is investment banking, it is logistic, it is HR। राइट। तो सबसे पहले उनको
अगर मैं एक जनरल व्यू में देखूँ तो सबसे पहले उनको अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो अ, या फिर सबसे पहले उनको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किस फंक्शन में जाना चाहते हैं कॉर्पोरेट के। अब राइट। फंक्शन में जाना चाहते हैं तो क्या उन्होंने वो पढ़ाई की है? अगर नहीं की की है, है नहीं तो दे किया। हैव टू गेट सर्टिफिकेशन। और एमबीए, आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो। सारे लोग एमबीए नहीं कर सकते हैं, बट इवन जैसे मुझे कॉर्पोरेट में जाना था, मुझे फिर इसलिए मैंने एमबीए किया। बट इफ समवन इज वांट टू हैविंग अ विश टू जॉइन कॉर्पोरेट, तो वो फंक्शन को सेलेक्ट करें और उसके बेस पे वो उसकी थोड़ी पढ़ाई करें, क्योंकि पॉलिश्ड अगर रहेंगे तो उनका हम्म। जो थिंकिंग का जो ब्लेंड है वो उस फंक्शन से रिलेटेड सोचेगा, और फिर वो राइट। इजीली जल्दी आराम से पहुंच जाएंगे वहां पे। अदरवाइज परेशानी तो हमेशा रहती है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। टू विन द कंपटीशन यू हैव टू गेट सम नॉलेज वेयर यू वांट टू गो। सो अगर आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो आप गूगल मैप का यूज करते हो। Because the reason राइट। is that you don't know about that place. So first you have to decide कि आप कहाँ जाना चाहते हो, फिर उसके बाद आप गूगल मैप से चेक करोगे कि हाँ ये उसका लेआउट है, व्हाट इज लेफ्ट व्हाट कितना इज दूर है? राइट। सो सेम वे, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप न्यू हो, तो आप किस फंक्शन में जाना चाहते हो? एचआर में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में, आईटी में, उसका आप पहले एक माइंडसेट नॉलेज बनाओ कि गेन आपको करो। वहां जाना है, फिर उसके बाद उसकी नॉलेज गेन करो, और नॉलेज गेन करने के बाद फिर देर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता फिर आपको अचीव करने में। राइट। Yeah. प्रिक्योरमेंट में कितने डेवलपमेंट्स पिछले 5 सालों में हम लोग देख रहे हैं। अरीबा टूल के बाद सब कुछ अभी और सब प्रिक्योरमेंट चेंज हो रहा है आगे तक। इन फ्यूचर क्या टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स देख रहे हो जो प्रिक्योरमेंट को कहीं ना कहीं पे नए विजन की तरफ लेके जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ एआई इम्प्रूवमेंट से प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस और फास्ट हो पाए? क्या नए ट्रेंड्स देख रहे हो जो, इफ यू कैन सजेस्ट टू समवन, व्हाट आर द टॉप 2 और टॉप 3 ट्रेंड्स? प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ है कि वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ में काम करता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटीग्रेशन एप्लीकेशन जो होती हैं, जैसे अरीबा है, वो सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट को मर्ज कर देता है। वैसे प्रोक्योरमेंट और फाइनेंस को भी मर्ज करने के काफ़ी सिस्टम बने हुए हैं। तो व्हाट आई बेसिकली सी टू थिंग्स व्हिच इज वेरी वाइटल इन प्रोक्योरमेंट इज लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड इन नियर फ्यूचर। Uh, and 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 apart from automation, there is always a role of AI in each and every sector into corporate world and into whole world as well. So based on that, even if you don't have to learn coding to really know what is AI. आपको एआई के जो ट्रेंड्स हैं, आप एआई काम कैसे करता है, डेटा कैसे एनालाइज करता है, उसके लिए क्या डेटा सेट्स होना चाहिए, और अगर उसका यूज हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है। अगर आप एक हाई लेवल व्यू समझ रहे हो एआई का, तो दैट दैट इज रियली गुड किसी भी फंक्शन में। बट मुझे लगता है कि ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है प्रोक्योरमेंट में, एंड देयर विल बी अ डे इनटू प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन जहाँ पे मैनुअल वर्क जो है वो रहेगा, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे देखो एंड टू एंड फील्ड है, स्टार्ट फॉक टू स्पून है। ये सप्लाई चेन तो कहीं ना कहीं डेविएशन हमेशा रहती है प्रोसेस में, एंड फॉर दैट डेविएशन अगर लॉजिकल एआई इज, देखो एआई जो है वो सर्टेन सेट ऑफ प्री डिफाइंड डेटा जो है वो एनालाइज कर सकेगी। बट जहाँ पे कहीं पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है या फिर डेविएशन है, तो आ, वो डेविएशन भी आप गैदर कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसी डेविएशन होती है जो कि प्रॉम्प्टली आप डिसीजन मेकिंग से ही सॉल्व कर सकते हो, या फिर अपना जो लॉजिकल रीजनिंग है वो लगा सकते हो। तो जैसे अगर कोई चीज गिरने वाली है, तो आप देख के समझ जाओगे कि ये गिर जाएगी, एंड योर माइंड ट्रिगर टू यू दैट स्टॉप द मशीन, अदरवाइज उसके इट विल बी सब्सिक्वेंट fall एक्शन down. लेंगे। So that is where AI राइट। cannot राइट। replace. I have learned a lot about AI, and that is very promising in future.
बट जो न्यू कमर्स हैं, इफ समवन रियली स्कैर्ड कि आगे चल के चीजें एआई सारा ओवरलैप कर देगा, कोई भी ऐसी ऐसी जो आप एक्टिविटी कर रहे हो एक पर्टिकुलर फंक्शन में जिसमें डिसीजन मेकिंग है या फिर रेशनल थिंकिंग है, that will राइट। be at least require some human interface and not राइट। automate everything by AI. So वो चीजें हैं, बट इट राइट। इज गोइंग टू कम बिकॉज कॉम्पिटेटिव मार्केट है, एंड जितना ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, को अदरवाइज एडेप्ट करना पड़ेगा। हमेशा चीजें जो है वो इतनी कॉम्पिटेटिव रहेंगी नहीं। तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर एआई एंड ऑटोमेशन, सो दैट इज श्योरली गोइंग टू कम। राइट। तो सिद्धार्थ भाई, ये तो हो गई कॉर्पोरेट साइड की बात, वर्क लाइफ की बात। अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। अ, कैसे डिसिप्लिन कैसे रखे हुए अपने आप को, हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो क्या? सुबह वो सारे प्रोसेस फॉलो कर पाते हो, उसके बाद फिर ऑफिस जाते हो? क्या इस पूरे वर्क लाइफ बैलेंस में अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने हेल्थ के लिए कुछ कर पा रहे हो जो अपने आप को आगे चलने के लिए कामयाब रखे आपको आगे? हेल्थ तो बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप इफ यू विल नॉट बी हेल्दी यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर प्रॉपरली। तो हेल्थ तो सबसे जरूरी चीज है। तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैं पहले मैं एक्सरसाइज और कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर बहुत एक्सटेंसिव है तो वो मैं नहीं करता हूँ, बट आई आई गो फॉर वॉक फॉर 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग, जो कि मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया, एंड इट गिव्स यू अ मोटिवेशन किक स्टार्ट इन अ डे। So that is one thing I do, and the second thing is, even like for some day if you are unable to go for that, then डोंट लीव इट फॉर लॉन्ग टाइम। आप उसको फिर से स्टार्ट करो। कोई भी हैबिट अगर आपकी बन गई है, फिर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो सोचने से अच्छा है कि एक जब भी टाइम मिले फिर से स्टार्ट कर दो, तो फिर वो आपका फिर से कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। और इवन अगर आप वॉकिंग या फिर रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है आपका फूड। सो यू हैव टू देन लुक व्हाट यू आर ईटिंग इन अ पर्टिकुलर डे। सो आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, आपको फाइबर्स लेना पड़ेगा। बाहर का जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करो, अदरवाइज वो अल्टीमेटली आपके कहीं ना कहीं हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी विच इज लाइक, वो बताने की अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनटू मार्केट जो लोग करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर टाइम में सबकी लाइफ में रहता है वो फेस की जब आप ड्रिंकिंग और पार्टी और ये सब रहता है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद भी वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर अ, मुझे जो पर्टिकुलरली एक लाइफ वेल्थ का फोकसिंग पॉइंट लगता है कि आप खाना जो है वो बैलेंस का, 8 बजे के पहले खाना खा लोगे तो आपको आपका वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपरली। और एक जो खाने की सबसे बड़ी चीज होती है वो टाइमिंग्स होती है। तो नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। आपका लंच जो है वो मीडियम रहे और आपका डिनर जो है वो बिल्कुल लाइट रहे। तो मैं अब ऐसा फॉलो करता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा सा हैवी ले सकता हूँ, डिनर जो है वो मॉडरेट रखता हूँ, ये लंच मॉडरेट रखता हूँ, और डिनर जो है वो एकदम लाइट रखता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल लिमिटेड खाऊं, तो उससे क्या रहता है कि मेरी जो एनर्जी रहती है वो सर्कुलेट बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि जितना भी हम प्रॉपरली एक डे डे में मील ले रहे हैं वो सारी की सारी आराम से डाइजेस्ट हो जा रही है। और एनर्जी बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जूस लूँ मॉर्निंग में, और फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा खाऊं। और जो ऑयली चीज़ें हैं वो थोड़ी रिस्की रहती है, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ कि ऑयल जितना हो सके कम रहे। अगर ऑयल रहे तो फिर वो रिफाइंड ऑयल ना रहे, वो फिर या तो एक अपना मस्टर्ड ऑयल होता है वो यूज हो, या फिर एक ऑलिव ऑयल आता है उससे बना। तो ये इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि फूड पहले फूड कंट्रोल करो, और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी दैट इज आल्सो परफेक्ट। आई थिंक आई हैव लॉस्ट
वॉइस आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। अच्छा। तो हेलो सिद्धार्थ भाई। बहुत सारी चीज़ें जानी हम लोगों ने आपसे, आपका करियर ग्राफ, आपके स्किल सेट, कैसे आप डेवलप करके आगे तक पहुँचे, आपके एमबीए, पर्सनल लाइफ। अभी एक लास्ट सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी इलाहाबाद से कनेक्ट कैसा है? मतलब हाँ, अभी भी इलाहाबाद से सिद्धार्थ मिश्रा कनेक्ट। क्या वो गंगा किनारे बैठने वाला सिद्धार्थ मिश्रा है, या कॉर्पोरेट में आने के बाद एक पक्का प्रोफेशनल हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आपको हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो मैं अभी भी जाता हूँ अपने होम टाउन। ऑल्दो नॉट 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 एज पर माई विश कि जब मैं जाना चाहूँ, बट जब मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, मेरे पास थोड़ा। तो हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ हमारे गेस्ट सिद्धार्थ मिश्रा। इनकी पूरी जर्नी हमने सुनी, हमने पाया कैसे ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया इस पूरे बैकग्राउंड में, अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजर बनाया। आज ये हैंडल कर रहे हैं पूरा नेशनल प्रोक्योरमेंट फॉर इंडिया एंड फिनलैंड। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अपने अमूल्य फीडबैक्स हमें दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए नए गेस्ट से लेके आ पाएँ। Thank you for this week. We'll meet up once again next week with the new guest. Thank you.